हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो है हम डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज है 23 मार्च 2026। तो आइए जो है इम्पोर्टेंट न्यूज जो है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। तो अगर बाजार दर्पण की बात करें, चूंकि देखिए जो सैटरडे और संडे जो है स्टॉक मार्केट बंद रहता है और एमसीएक्स भी बंद रहता है। तो ये जो स्थिति होती है, स्टेटस जो होता है, हम फ्राइडे की जो मार्केट है उसको अनुसार करते हैं। तो सेंसेक्स का अगर हम देखें तो 74,532 पॉइंट पर जो है ये क्लोज हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी जो है 23,144 पॉइंट पर जो है ये क्लोज हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर जो है वो 93 रुपए 53 पैसे पर पहुंच चुका है। यानी अब तक का देखिएगा सबसे हाईएस्ट जो है ये पहुंच चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि रुपया जो है अब तक सबसे निचले स्थान पर आ चुका है, जिसकी कीमत जो है हम कह सकते हैं कि गिरते 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 बहुत कम हो गई है। और डॉलर जो है हम 93 रुपए 53 पैसे पर हमने जो है इसकी कीमत को देखा। इसमें वहीं देखें, अगर सोने की यानी गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड जो है 1,52,650 रुपए प्रति तोला यानी प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। अगर हम चांदी यानी सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, तो 2,40,500 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है इसकी कीमत हो गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर पश्चिमी एशिया के जो महासंग्राम को उसको लेकर के जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि हरमुज जो है चैनल को खोलने की चेतावनी दी है और ऐसा कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है उसको मिटा दिया जाएगा। वहीं जो है जवाब में ईरान ने कहा है कि उसकी बुनियादी ढांचे को अगर छुआ गया तो पूरे क्षेत्र की जो है ऊर्जा आपूर्ति को पहुंचेगी क्षति। इसके बीच में जो है ईरान ने अमेरिका ब्रिटेन के डियागो गार्सिया सैन्य अड्डे पर अपनी अब तक की सबसे बड़ी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से जो है हमला किया है। और ये जो हमला है ब्रिटेन के और अमेरिका का जो डियागो गार्सिया सैन्य अड्डा है वहां पर जो है इस पर मतलब कह सकते हैं वहां पर किया है। तो एक बार देख लेते हैं जो डियागो गार्सिया है वो कहां पर है। ऐसे करके अगर हम बात करते हैं यूं ऐसे करके, तो देखिएगा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बन जाता है। और अगर हम बात करें, ये देखिएगा ये आपका बन जाता है जो हम बनाते हैं सऊदी अरेबिया वाला पार्ट, और कुछ इस तरह से बन जाता है, आता है यू यू, ये अफ्रीका बन जाता है ना। और देखेगा ये बन जाता है इंडिया, इस तरह से इंडिया कॉन्टिनेंट, ये इंडिया वाला पार्ट आ जाता है। अगर हम बात करते देखिएगा, ये है हमारा चागोस आइलैंड, और ये है हमारा सेशेल्स आइलैंड, और ये है हमारा मॉरिशस आइलैंड, और ये आपको नीचे आता है मेडागास्कर वगैरह। तो चागोस जो आइलैंड्स जो सीरीज है उसी में आपका यहाँ पर आता है डियागो गार्सिया, और यहीं पर जो है सैन्य अड्डा है इसका, अमेरिका और अमेरिका का ब्रिटेन का जो है। क्योंकि ये जो कह सकते हैं ये जो आइलैंड है वो ब्रिटेन का ही है। और इस आधार पर हम डियागो गार्सिया की जो है ये स्थिति देखते हैं, तो वो यहाँ पर है चागोस आइलैंड्स में। और इसके जो है अगर हम पूरब में पश्चिम में बात करते हैं तो वो आता है आपका सेशल्स वगैरह, और उसके सेल्सियस के नीचे अगर देखते हैं तो वो आता है आपका ये मॉरिशस वगैरह है ना। तो इस तरह से आ जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें वैश्विक बाजार को लेकर के, जो वैश्विक बाजार की स्थिति है, कच्चे तेल में जो है उफान आया है। अगर ऐसी स्थिति को देखा जा रहा है कि वैश्विक स्थिति में जो है इसकी जो मतलब कच्चे तेल की कीमत जो है लगभग $118 जो है प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच चुकी है। और जो है इसके कच्चे तेल की कीमत से जो है दुनिया भर में जो है ईंधन का संकट उत्पन्न हो गया है। जैसा कि हमने बताया था कि जो एक मतलब एक बैरल जो होता है, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के बराबर जो है बैरल की मतलब होता है। तो इसकी अगर कीमत हम देखते हैं तो $118 जो है प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच चुकी है, जिससे जो है ऊर्जा का संकट वैश्विक स्तर पर जो है बहुत ही गंभीर बना हुआ है। इसी अगर हम बात करें, संसद में हंगामे में आसार हैं। संसद में जो मतलब चल रहा है, संसद में दोनों पक्षों में जो है ट्रेड डील को लेकर के, F3 फाइल्स को लेकर के, और साथ ही साथ जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश्वर कुमार जी हैं उनके जो खिलाफ महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया है उसको लेकर के जो है मतलब घमासान मचा हुआ है ना। तो ये स्थिति नजर आती है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बात है वो जो टॉपिक की, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर हम चर्चा करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो देखिए, हमने पहले भी देखा था कि जो ऐसा माना जा रहा है कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था जो है यूं ही अगर ग्रोथ करती रहती है तो हम सीधे जो है जर्मनी को भी पछाड़ देंगे और तीसरे नंबर पर बन जाएंगे। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए है दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो है जल्दी हम जो है तीसरी अर्थव्यवस्था जो जर्मनी है उसको भी हम पीछे छोड़ सकते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं, तो देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान समय में आर्थिक प्रगति जो है दृष्टि से विकासशील देश माना जाता है, यानी मध्य स्थिति में आता है। और इसके अतिरिक्त जो है इसकी मुख्य विशेषताओं में निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको लेकर के जो इम्पोर्टेंट हम मतलब इसके जो फैक्ट्स हैं उन पर बात करते हैं। तो देखिएगा आईएमएफ के अनुसार जो है विश्व में यूएसए, चीन और जर्मनी के बाद जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए की जो इकोनॉमी है वो 30.5 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से है। और वहीं अगर हम बात करते हैं चीन की, तो 19.23 ट्रिलियन डॉलर। और जब अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की जो है 4.74 ट्रिलियन डॉलर जो है पहुंच चुकी है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया जो है देखिएगा 4.18 यानी 4.18 ट्रिलियन डॉलर जो है इसकी हो चुकी है जीडीपी। और इसके अगर हम बात करते हैं रुपए में, तो रुपए में जो है 324 लाख करोड़ रुपए जो है इसकी कीमत हो चुकी है। इसे ही हम जो है नॉमिनल जो जीडीपी होती है उसको ही कहते हैं इसे, है ना। तो ये नॉमिनल जीडीपी के रूप में मापी जाती है। तो कभी हम अर्थव्यवस्था में बात करेंगे इसको कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और ये क्या है। इसके बाद में अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार देखें, तो भारत की जो जीडीपी, हमारी रियल जीडीपी है, तो वो लगभग 185 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है ना। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार भारत की जो नॉमिनल पीसीआई है वो 2,162 रुपए, जबकि रियल पीसीआई जो है 1,12,358 रुपए पहुंच चुकी है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा जाता है तो यूएनडीपी द्वारा जो एचडीआई जारी किया जाता है उसके अनुसार देखा जाता है कि जो 2025 में जो जारी किया गया मतलब एचडीआई था, उसमें अगर हम देखें तो भारत ने जो है 0.685 अंक जो है प्राप्त करके 130वां स्थान प्राप्त किया था। अगर हम बात करते हैं जो पिछले यानी 2024 की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय जो है इसका 134वें स्थान पर था। तो हम कह सकते हैं कि जो है इसने 24 के मुकाबले में 25 में जो है 4 पायदान की जो है बढ़ोतरी यानी सुधार किया है। वहीं अगर हम बात करें, देखिएगा इसके जो मुख्य पहलू होते हैं वो किस किस पर मापे जाते हैं। एचडीआई मापा जाता है हेल्थ पर, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, एजुकेशन पर यानी शिक्षा की अवधि कितनी होती है, और आपकी पर कैपिटा जीडीपी पर, है ना। तो अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 73 ईयर्स है। अगर हम बात करें जो एजुकेशन यानी शिक्षा की अवधि है वो 13 वर्ष मानी जाती है, यानी 13 वर्ष उसमें मतलब एचडीआई 2025 के अनुसार है। वहीं अगर हम पीसीजीडीपी के अनुसार देखें तो $9,047 जो है वो पर कैपिटा जीडीपी पहुंच चुका है ना। तो ये स्थिति नजर आती है। अगर हम बात करें, देखिएगा डेमोग्राफी स्टेटस की बात करें, तो डेमोग्राफी स्टेटस में क्या नजर आता है हमको, भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है हमारे भारत की। तो उसमें जो है 68% जो है आबादी जो है रूरल है यानी ग्रामीण है, जबकि अगर हम 32% की बात करते हैं तो वो हमारी शहरी यानी अर्बन है। तो इसमें अगर हम देखें ओवरऑल, तो कार्यशील जो जनसंख्या है, कार्यशील का मतलब ये होता है जो वर्किंग पॉपुलेशन है, तो उसका जो है लगभग 63% हमारे देश में कार्यरत है, यानी कार्य करने वाली जनसंख्या कितनी है हमारे पास, 63%। वहीं हम अगर आश्रित की बात करते हैं तो आश्रित जनसंख्या कहां से कहां तक आती है, देखिए 60 साल से ऊपर जितने भी, क्योंकि वो मतलब बुजुर्ग हो जाते हैं, है ना, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनकी, और साथ ही साथ जो है 0 से लेकर के 15 साल तक के जितने भी बच्चे होते हैं वो भी जो है आश्रित में ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आश्रित जो है संख्या जो है उसकी जनसंख्या में अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो वो है हमारी 37%। अगर हम जन्म दर की बात करें यानी बर्थ रेट की बात करें तो 21.8 प्रति हजार जो है जनसंख्या के हिसाब से है। और अगर हम मृत्यु दर यानी मोर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो हमारे पास में जो है 7.1 प्रति हजार जो है जनसंख्या के हिसाब से हमारी मृत्यु दर है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो है मृत्यु दर और जन्म दर में काफी गैप नजर आता है। अगर हम टीएफआर की बात करें यानी टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो प्रति पेयर यानी जो पर कपल होता है उसके हिसाब से जो है हमारे जो भारत की जो टीएफआर है वो है 2.1। और अगर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो जो है 943 फीमेल जो है प्रति 1,000 मेल पर जो है यहाँ स्थिति दिखाई पड़ती है। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में देखेंगे तो 382 जो है व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग के हिसाब से रहते हैं, है ना। तो ये हमने जो है यहाँ पर जनघनत्व देखा। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिएगा इकोनॉमी की कंडीशन होती है जीडीपी में, उसमें हम देखते हैं जो एग्रीकल्चर और जो रिलेटेड उसके सेक्टर है उसकी अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार, तो जीडीपी में जो है इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% है। अगर हम बात करते हैं व्यवसाय में यानी जो किससे इसका रोजगार मिलता है तो 46% जो है कृषि से जो है व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं।
तो यानी कि उससे रोजगार मिलता है। वहीं अगर हम कृषि वृद्धि की बात करते हैं तो 3.8% जो है इसकी कृषि वृद्धि दर है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एरिया की, तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करें तो जीडीपी जो है 29% जो है जीडीपी में इसका योगदान है। वहीं अगर व्यवसाय की बात करते हैं, जो रोजगार की अगर हम बात करें तो 24% जो है रोजगार यहीं से मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं विनिर्माण वृद्धि में जो है, विनिर्माण जो वृद्धि क्षेत्र की जो वृद्धि है वो 6.2% मापी जाती है ना, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार। अगर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, तो देखिए सर्विस सेक्टर में जो है अगर जीडीपी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा योगदान जो है जीडीपी में वो 55% यानी सर्विस सेक्टर का ही है। अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय जो है यानी इसमें जो कह सकते हैं 30% का जो है यहाँ पर हमें रोजगार मिलता है, यानी 30% जो है लोग यहीं से रोजगार प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें इसकी वृद्धि दर की, तो 7.2% जो है इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है सेवा क्षेत्र की, है ना। इसके बाद में देखिएगा एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो टॉपिक है वो है, बात करें यहाँ पर पद्म भूषण की, या जो पद्म पुरस्कार होते हैं उनकी बात करेंगे। पद्म पुरस्कार जो है देखिएगा 26 जनवरी 2026 को जो है क्यों चर्चा में रहे, क्योंकि 26 जनवरी 2026 को जो है गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनका पुरस्कारों का वितरण किया था, इसलिए जो है ये चर्चा में रही। तो आइए इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। देखिएगा अगर इसकी बात करें तो यह जो है देश के सर्वोच्च जो है सम्मानों में से एक है। जैसे हमने देखा था कि अगर सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं तो जो हमारा आता है भारत रत्न, उसके बाद में हम कह सकते हैं सर्वोच्च सम्मानों में जो है इसकी गिनती की जाती है। ये जो है विशेष रूप से जैसे कला के क्षेत्र में, संस्कृति, सार्वजनिक मामले या शिक्षा, पर्यावरण आदि के मामलों में जो है ये प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी जो है शुरुआत जो है 1955 या 1954 में की गई थी। अगर हम इसकी बात करते हैं वितरण की, तो वितरण जो है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा वितरण किया था। जैसे हमने देखा कि 26 जनवरी 2026 को जो है इसका वितरण किया गया। अगर हम बात करते हैं इसकी जो है अधिसूचना जो जारी की जाती है, इसका यानी नोटिफिकेशन जो इशू किया था वो किया था गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी जो होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, मतलब इसको नोटिफिकेशन जारी किया था कि इस व्यक्ति को जो है ये अवार्ड मिलने वाले हैं। और खास बात यह है कि देखिएगा ये पद्म पुरस्कार जो है कोई पदवी नहीं है, बल्कि क्या है, एक सम्मान है। तो जैसा कि माना जाता है कि हम जो है संविधान के अनुसार भी जो है हम कह सकते हैं कि पदवियों का अंत हो चुका है, तो हम कहते हैं कि जो पदवी नहीं है ये सम्मान है ना। तो इसलिए जो है इसको हम पदवी के रूप में नहीं बल्कि सम्मान के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करते हैं जो ये पुरस्कार हैं मुख्य रूप से मतलब जो इनको बांटा गया है, कैटेगरी किए गए हैं, इनको 3 रूप से किया गया है। सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है उसको हम पद्म विभूषण कहते हैं, और इसके बाद जो आती स्थिति यह होता है असाधारण और विशेष सेवा के लिए दिया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा होता है हमारा पद्म भूषण, यानी पद्म विभूषण के बाद में जो सेकंड नंबर पर आता है वो होता है हमारा पद्म भूषण। और इसकी जो है हम बात करते हैं उच्च स्तरीय सेवाएं और विशेष सेवा होती जो है ये प्रदान किया जाता है। यहाँ पर असाधारण है और यहाँ पर क्या है, उच्च स्तरीय। यानी असाधारण का मतलब होता है कि मतलब एकदम ऐसी विशिष्ट स्थिति से भी ऊपर जो है इसको हम कहते हैं असाधारण, है ना। जो मतलब एक प्रकार से कहते हैं अब्बास स्वरूप ऐसे मतलब स्थिति नजर आती है, तो उसे हम असाधारण स्थिति कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा पद्मश्री पुरस्कार। और ये पद्मश्री पुरस्कार जो है तीसरा सम्मान है पद्म पुरस्कारों में से, तो जिसे जो है विशेष सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें 2026 में तो जो कितने कितने व्यक्तियों को दिया गया देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 5 व्यक्तियों को दिया गया है, यानी ये जो पद्म पुरस्कारों का सर्वोच्च सम्मान जो है पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें धर्मेंद्र जी हैं, कैटी थॉमस हैं सार्वजनिक मामलों के, और एन राजम है कला क्षेत्र में, और पी नारायण है शिक्षा साहित्य क्षेत्र में। वहीं जो है बी एस अच्युतानंद जो है वो है आपके राजनीतिक मामलों में, है ना। तो ये जो है पद्म विभूषण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि 5 व्यक्तियों को दिया गया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इन पे ध्यान रखना होता है। इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कारों की, तो देखिएगा एक लंबी लिस्ट है इसकी, लगभग 13 व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से कुछ व्यक्तियों की बात करेंगे। जैसे अलका याग्निक जो है कला क्षेत्र में दिया गया इनको, शिबू सोरेन जो है लोक मामलों में जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको, और उदय कोटक जी को जो है व्यापार और उद्योग मामलों में दिया गया। वहीं जो है भगत सिंह कोश्यारी जो है लोक मामलों में दिया गया, जो उत्तराखंड के जो है भूतपूर्व मतलब मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीयूष पांडे जी को, वो जो है कला के क्षेत्र में दिया गया। वहीं जो है विजय अमृत राज को जो है खेल के मामले में, और बेलापल्ली नेल्सन को जो है लोक मामलों में ये प्रदान किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं जो 13 व्यक्ति हैं उनमें से बहुत ही कुछ इंपोर्टेंट जो हमने बात यहाँ पर की है। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो पद्मश्री पुरस्कारों की जो घोषणा में देखते हैं, तो पद्मश्री जो है लगभग हम देखते हैं जो स्थिति आती है वो 113 व्यक्तियों को जो है इसको मतलब दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे किस किस व्यक्तियों को दिया गया उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रोहित शर्मा जी हैं, खेल को लेकर के हैं।
इसके बाद में अगर हम बात करते हैं हरमनप्रीत सिंह कौर हैं, वो भी खेल से संबंधित हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर प्रवीण कुमार, तो ये भी खेल से ही संबंधित है ना, प्रवीण कुमार। और इसके बाद में अगर सविता पुनिया जी की बात करते हैं तो ये भी जो है खेल से संबंधित है। इसके बाद बलदेव सिंह अगर हम बात करें तो ये भी जो है खेल से संबंधित हैं। वहीं अगर हम भगवान दास रायकर की बात करें तो यही खेल से संबंधित हैं। तो बहुत सारे जो है खेल से संबंधित व्यक्तियों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए सतीश शाह जी हैं, ये कला के क्षेत्र में है, और व्लादिमीर मेस्तीवीर को जो है इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा जो है तरुण भट्टाचार्य जी को, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, और विश्वा बंधु जी को भी खेल की मतलब कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक भी हमने टॉपिक देखे। एक तो पद्म पुरस्कारों का देखा, और हमने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है उस पर भी हमने देखा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके साथ ही साथ मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो यूट्यूब चैनल भारत दर्पण है उसको जो है सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है इसको मतलब वीडियोस को हमारे शेयर भी करते रहें, ताकि जो है इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा भी हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।